मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग के आज के हमारे क्लास में। आज का क्लास आप लोग के लिए फिजिक्स के लिए 2 नंबरिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप लोग के लिए फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और आप लोग के आज यह जो प्रश्न है ना, इसी क्लास में याद हो जाएंगे। बस आप लोग यहाँ से ध्यान से इस क्लास को पूरा करना है और उसके बाद आप लोग का यह पूरा क्वेश्चन आप लोग का अपना हो जाएगा। आप लोग को अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। और जो आप लोग नोट्स वाला कॉपी बना रहे हैं 2 नंबर ये जो आप लोग लिख के याद कर रहे हैं, पूरा आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं ना टाइप वाइज, आप लोग उसको बनाते रहिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। और आप लोगों को यहाँ से हम अपने सिंपल भाषा में आप लोगों को याद करवा देंगे और आप लोग अपने घर पर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आप लोग कोई भी परेशानी दिक्कत ना हो और आप लोग बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग अब की बार ला पाएँ। यहाँ से हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के लिए स्क्रीन पर है, देखिएगा। बोला गया है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें तथा इसका SI मात्रक लिखें। देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सबसे पहले यह समझिए। विद्युत द्विध्रुव यह होता है कि 2 गो आवेश रहेगा। नाम में है कि विद्युत द्वि मतलब 2 गो ऐसा आवेश रहेगा कि समान परिमाण का रहेगा लेकिन अलग चार्ज का आवेश रहता है। मतलब एगो प्लस रहेगा तो एगो पे माइनस रहेगा, यानी 2 आवेश रहेंगे, अलग अलग चिन्ह वाले रहेंगे लेकिन उनका परिमाण हमारा सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव इन्हीं को कहते हैं। तो अब विद्युत द्विध्रुव में कोनो एगो आवेश का परिमाण लेना है और उनके बीच का जो दूरी होता है उसके गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एगो आपका यहाँ पर आवेश रखे हैं माइनस का क्यू, कहेगा ये सर, और यहाँ पर एगो आप लोग का आवेश रखे हैं प्लस क्यू और इनके बीच का जो डिस्टेंस है आप लोग देख सकते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस हमारा d है। तो यह जो पूरा सिस्टम बन गया ना, यह सिस्टम हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, यह पूरा सिस्टम हमारा विद्युत द्विध्रुव है। और विद्युत द्विध्रुव यह कहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यह कहता है कि विद्युत द्विध्रुव में के जो 2 गो आवेश रहता है ना, कोनो एगो आवेश का परिमाण लीजिए और ओकरा बाद ये दोनों आवेश को आप जितना दूरी पर रखे हैं वह दूरी को ला के गुना कर दीजिए और यह जो होगा ना, यही हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो आप लोग पूरा समझ गए कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वही आप लोग का यहाँ पर डिफिनेशन में लिखे हैं कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम लोग बाबू वेक्टर P से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक कूलम्ब मीटर हम लोग का होता है। देखिए, Q से हो गया कूलम्ब और D हो गया दूरी, तो दूरी का हो गया मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया हम लोग का कूलम्ब इंटू मीटर हो गया। अब इसका बीमा भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। देखिएगा, बीमा जो आप लोग को यहाँ पर लिखना है वह आप लोग का LTA आप लोग को यहाँ पर लिख लेना है। और यदि आप लोग यह पूरा अच्छे से समझ गए हैं तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसका दिशा कहाँ से कहाँ होता है कमेंट बॉक्स में छपना चाहिए। समझ गए ना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा कहाँ से कहाँ होता है। तो यह आप लोग का पूरा एक क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया और आप लोग अच्छे से इसको अपने नोट्स वाला कॉपी में आप लोग लिखिएगा। यहाँ से आगे चलते हैं बाबू लोग। देखिएगा, 2 नंबर सवाल है। बोला गया है कि लेजर किरणों की 2 प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। देखिए, लेजर किरणें जो होती हैं बाबू लोग ना, यह आप लोग का एक स्पेसिफिक रे होती है। मतलब यह कोई नॉर्मल रे नहीं होती है, यह आपका कोई स्पेशल रे होती है। इसमें आप लोग का देखिएगा यहाँ बोला गया है कि यह एकल तरंग दैर्ध्य की होती है। मतलब इसका मतलब एक ही रंग के होती है, यह अलग अलग रंग की नहीं होती, यह एक रंग की हमारी होती है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ बोला गया है कि आप लोग का यह एक ही दिशा में हमारा चलती है। समझ गए। और उसके बाद देखिएगा, बोला गया है कि यह हमारा कोहेरेंट किरणें होती हैं, मतलब सब मिल के चलती हैं। और ओकरा बाद यहाँ देखिएगा, यह इसमें उच्च चमक होती है। जो आपका लेजर किरणें होती हैं, देखिएगा एकरा में स्पेशल चमक होता है, स्पेशल लगे ब्राइटनेस है। समझ गए ना, यह अलग प्रकार का ही चमकता है। तो लेजर किरणें के यहाँ पर 2 गो बोला गया था क्वेश्चन में, लेकिन हम आप लोग के लिए 4 गो लाए हैं। कहते एग्जाम में 1-2 गो आप लोग भुला भी जाते हैं तो भी आप लोग 2 गो लिख पाएंगे। तो आप लोग यहाँ से बस चीज़ों को अच्छे से नोट्स करते रहिए, अच्छे से बनाते रहिए। आपके भाई आपके साथ है, आपका फिजिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आप लोग को अच्छे से अपने कॉपी वाला में नोट्स करना है। अब यहाँ देखिएगा,
यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिए गए, मतलब लिख दिए हैं कि यह आपका सिंगल वेवलेंथ होता है, ठीक है ना, मतलब यह एक ही तरंगदैर्घ्य का होता है। और उसके बाद आप लोग यहाँ देखिएगा वन डायरेक्शन का होता है, मतलब कि आप लोग का सिंगल डायरेक्शन का बाबू होता है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है कि यह हमारा कोहेरेंट बीम, मतलब हम लोग का रे होती है। और उसके बाद इसमें आप लोग का हाई ब्राइटनेस होता है। यह जो पॉइंट हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप लोग इन्हीं चीज़ों को याद रखना है। बाकी ये सब तो आप लोग अपने से भी बना कर लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को मुख्य रूप से यही याद रखना है कि लेजर किरणें में जो रे होता है वह सिंगल तरंगदैर्घ्य का होता है। उसके बाद यह कोहेरेंट रे होती हैं, वह फिर सिंगल डायरेक्शन मतलब एक दिशा में चलती है। फिर उसके में हाई ब्राइटनेस होती है, मतलब उच्च यह चमकीला होता है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा तीसरा नंबर सवाल बोला गया है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य होता है। समझ गए ना, समांतर प्लेट में आप लोग देखते होंगे कि दो गो हमारा प्लेट होता है, जो ना एक प्लेट पर हमारा प्लस चार्ज रहता है और एक प्लेट पर हमारा माइनस चार्ज रहता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि आप लोग हम पढ़ाए थे, बोलते बाबू यह हमारा संधारित्र का दो गो प्लेट है, जौना पर एक हमारा माइनस चार्ज रहता है और एक पर हमारा प्लस चार्ज रहता है। कहेगा ये सर ऐसा हम लोग पढ़े हैं कि संधारित्र में क्या होता है ना कि एक पर माइनस होता है और एक पर हमारा प्लस चार्ज होता है। तो यहाँ संधारित्र में कहा गया है कि इसमें हमारा दूसरा प्लेट का क्या काम है। आखिर समझ गए ना, आखिर एक प्लेट से हमारा काम क्यों नहीं चला, आखिर दूसरा प्लेट लाने का वजह हमारा क्या है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कुछ परिभाषा में बोला गया है कि जब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत धारा प्रवाह होती है, ठीक है ना, मान लीजिए कि यदि हम लोग दोनों प्लेटों के बीच विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो एगो पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है और एगो पे नेगेटिव चार्ज हमारा आ जाता है। तब दूसरी प्लेट के कारण देखिए, अब दूसरी प्लेट क्या करता है कि पहली प्लेट के विभव को कम कर देता है, जिससे संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अब देखिएगा बाबू लोग, हमारा मेन मकसद रहता है कि जो हम इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, जो हमारा मान लीजिए कोई चीज़ हम लोग बना रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई डिवाइस, कोई सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग उसमें कोशिश करेंगे कि उसका कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। समझ गए ना, कैपेसिटी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे आप लोग मोबाइल ही किनते हैं, ठीक है ना, चलाने के लिए, तो आप लोग क्या सोच के किनते हैं कि मोबाइल ज़्यादा पावरफुल हो, ज़्यादा दिन तक हमारा साथ दे, यही ना आप लोग सोचते हैं। वही बात यहाँ पर है, हम लोग कोई सिस्टम बनाते हैं तो हमारा मेन मकसद यह रहता है कि हम लोग उसमें कुछ ऐसा उपाय करें, कुछ ऐसा चीज़ करें, कुछ ऐसा हम लोग मतलब दिमाग लगाएं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ स्टोर हो पाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यदि दूसरा प्लेट हम लोग लगा देते हैं तो एगो पे प्लस चार्ज हो जाएगा और एगो पे माइनस चार्ज हो जाएगा। और जब हम लोग धारा को प्रवाह करेंगे तो क्या करेगा ना कि दूसरा जो प्लेट है ना, जो दूसरा प्लेट है वह पहला प्लेट के विभव को यानी पोटेंशियल को कम कर देगा। और पोटेंशियल को कम करेगा ना, जिसके वजह से दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा एनर्जी है वह ज़्यादा स्टोर हो पाएगा। तो यही आप लोग का यहाँ पर देखिए बोला गया है कि दूसरी प्लेट का मुख्य कारण यही है कि पहले प्लेट को विभव को कम करना। कम करने से क्या होगा कि उसमें हम लोग का धारिता ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो दूसरी प्लेट का बाबू यही हमारा काम है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि आप लोग का इसमें दूसरा प्लेट का क्या यूज होता है संधारित्र में। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन एक याद रखिएगा कि कभी कल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में चाहे आप लोग के ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है कि संधारित्र में कि संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है। तो आप लोग तो यहाँ से समझ गए ना कि संधारित्र पर जो आवेश होता है एगो प्लस होता है और एगो माइनस होता है, लेकिन परिमाण में सेम रहता है। समझ गए ना, जैसे किसी के पास 2 रुपया है और किसी के पास मतलब वो 2 रुपया कर्ज में है, तो अब दोनों को आपस में मिलाइएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही बात है कि एगो पे आपका प्लस चार्ज है और एगो पे माइनस चार्ज है, लेकिन आवेश का परिमाण हमारा सेम रहता है, जिसके वजह से संधारित्र पर टोटल चार्ज हमारा 0 होता है। याद रखिएगा, संधारित्र पर कुल आवेश, शुद्ध आवेश, टोटल नेट आवेश, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आप लोग के आते हैं। तो आप लोग को यहाँ याद रखना है कि संधारित्र पर जो कुल आवेश होता है वह आपका 0 होता है। अब रीजन पूछेगा कि क्यों होता है, तो संधारित्र पर लिख दीजिएगा कि जब विद्युत धारा प्रवाह होता है तो दोनों प्लेट में से किसी एक प्लेट पर प्लस क्यों रहेगा और उसी परिमाण के, ठीक है ना, बस निगेटिव चार्ज में दूसरा प्लेट पर आवेश रहता है, जिसके वजह से टोटल चार्ज हमारा 0 ही रहता है।
यह हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए बोला गया है कि शंट के दो उपयोग लिखे, समझ गए ना। शंट के दो को उपयोग देखिए क्या है कि परिपथ के किसी शाखा से होकर जाने वाली धारा को दूसरे मार्ग में भेजना। यानी मान लीजिए कि शंट का मुख्य रूप से काम यह होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपका एक परिपथ में धारा जा रहा है और हमको जरूरत है कि इस धारा को इस परिपथ से क्या करना है, चेंज करके दूसरे परिपथ में हमको भेजना है। जैसे नहर में पानी आता है, आप लोग देखे होंगे, तो नहर में पानी चलता है तो हम लोग को दूसरे नहर में पानी भेजना होता है, तो हम लोग कुछ वहाँ पर क्या लगाते हैं कि डायरेक्शन चेंज करने वाला लगाते हैं कि यहाँ से जो पानी आ रहा है वह इस नहर में चल जाए। तो वही यहाँ पर शंट काम करता है कि एक परिपथ में धारा प्रवाह हो रहा है और यदि हमको दूसरे परिपथ में धारा भेजना है तो वह काम शंट ही कर सकता है। तो शंट का सबसे पहला काम क्या है कि धारा को एक मार्ग से दूसरे मार्ग में भेजना, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये सर जी हम लोग का शंट का काम क्या है, एक परिपथ में धारा बह रहा है दूसरे परिपथ में धारा को भेजना है, तो हम लोग शंट का ही यूज करेंगे। अब देखिए दूसरा का नंबर क्या है, परिपथ में किसी शाखा में बहने वाली धारा का मापन करना, यानी जरूरत पड़ने पर यह धारा का मेजरमेंट भी कर सकता है। यानी धारा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में चेंज भी कर देगा और उसके बाद बाबू क्या करेगा कि आपका धारा का मेजरमेंट भी कर देगा कि हाँ हमारा धारा कितना है। यह आपका शंट का उपयोग यहाँ पर दो हो गया। अब यहाँ आगे चलते देखिएगा 5 नंबर सवाल है और यह आप लोग का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आप लोगों को सीखना होगा अच्छे से, तब जाके आप लोग के बोर्ड एग्जाम में यह सवाल बनेगा। और हम तो यही बोलेंगे ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिखने वाला प्रश्न से ज़्यादा आप लोग मतलब ज़्यादा ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल पर। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर नहीं कटता है बाबू, समझ गए ना। आप लोग लिखावट जो आप लोग मतलब लिखते हैं एकरा में वो नंबर काट देंगे और आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। आप लोग कुछ भी चैलेंज करिए चाहे कुछ करिए, नंबर आपका कटेगा। वो बोल देंगे कि आपका राइटिंग खराब है, कमा छोड़ दिए, कुछ छोड़ दिए, एक नंबर काट देगा। लेकिन यह न्यूमेरिकल वाला सवाल यदि बना देते हैं और दी आंसर आ गया तो उनको 2 नंबर देना ही पड़ेगा, समझ गए ना, उनको देना पड़ेगा। तो आप लोग को हम यही बोलेंगे न्यूमेरिकल वाला सवाल पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इसमें आप लोग का नंबर कटने का चांस नहीं रहता है और बाबू आप लोग का पूरा फुल नंबर आप लोग का मिलेगा। अब यहाँ देखिएगा हम लोग समझते हैं क्या कर दिया गया है। सबसे पहले तो हम लोग का रेडियस दिया गया है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग को गोला पर इतना आवेश दिया गया है। तो बोला गया है कि चालक की स्थितिज ऊर्जा हम लोग को निकालना है। क्या सबसे पहले आप लोग को मालूम है कि यदि आवेश दिया हो तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहिएगा सर यदि आवेश दिया है तो स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वह हमारा Q²/2C होता है, समझ गए ना। यदि आवेश दिया है तो ऊर्जा का फॉर्मूला यह होता है। लेकिन अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग को तो सिर्फ आवेश दिया गया है, यह रेडियस के जगह पे यदि धारिता दे देता तो काम हो जाता ना, क्योंकि फार्मूला में आवेश चाहिए और कैपेसिटर चाहिए, मतलब उसका कैपेसिटेंस चाहिए। तो यहाँ पर आवेश दिया है लेकिन सी तो नहीं दिया है। तो अब हम लोग सबसे पहले यह फार्मूला तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि एगो डाटा हमारा खाली है। तो सबसे पहले यह डाटा हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है। देखिएगा हम लोग को आर दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 9 गुना, देखिए मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करते हैं, समझ गए ना। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो यह 100 ऊपर आएगा तो 9 गुना 10⁻² मीटर हमारा हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग को आवेश दिया गया है। आवेश आप लोग का दिया गया है 4 गुना 10⁻⁻6 कूलम दिया गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। तो गोलीय चालक धारिता के लिए आप लोगों को याद है क्या होता है 4πε0 × r, यह आप लोग का फॉर्मूला होता है। गोलीय चालक यदि आप लोगों को धारिता निकालना है तो फॉर्मूला सी बराबर हम लोग का 4πε0 × r होता है। कहिएगा ये सर ये होता है। अब देखिए 4πε0 का जो वैल्यू होता है बाबू वो हमारा 1/9 गुना 10⁻9 होता है। ओकरा बाद यह आप लोग का आर है। तो आर का वैल्यू कितना दिया गया है, देखिएगा यहाँ से कि 9 गुना 10⁻⁻2 दिया गया है, इतना दिया गया है ना। देखिएगा तो यह वाला 9 आ ये वाला 9 कटेगा ना, यह 10⁻9 ऊपरे जाएगा। देखिए यह 10⁻9 ऊपरे जाएगा तो हमारा 10⁻⁻9 हो जाएगा ना। ऑलरेडी -2 है तो -9 आ -2 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 10⁻11 फैराड हम लोगों का हो जाएगा।
तो अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग का जो धारिता निकल गया ना, हम लोग सी का वैल्यू निकाल दिए, कितना आ गया 10 के पावर माइनस 11 आ गया। अब यहाँ से ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। देखिएगा यू का जो फॉर्मूला है वह आप लोग के सामने है कि क्यू स्क्वायर बाटा में 2c होता है। अब क्यू का वैल्यू हम लोग के क्वेश्चन में ही दिया गया है, देखिएगा कि 4 गुना 10 के पावर माइनस का 6 दिया गया है। अब इसी का स्क्वायर करना है, क्योंकि क्यू का डबल है ना, तो हम स्क्वायर करने की जगह पर डबल लिख देते हैं। 4 गुना 10 के पावर माइनस 6, स्क्वायर मतलब क्या, डबल लिख दीजिए ओकरा के। और नीचे हम लोग का 2 है तो 2 लिख देते हैं, और यहाँ पर सी है तो सी का वैल्यू हमारा 10 के पावर माइनस 11 आया है। कहेगा ये सर, अब यहाँ देखिए 2 से हमारा 4 कटेगा, 2 बार में कटेगा ना, और 4 का जब 2 में गुना होगा तो हमारा 8 हो जाएगा। ओकर बाद देखिए 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस का 12 हो जाएगा। यह 10 के पावर माइनस 11 है तो यह हमारा ऊपर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग का u का फॉर्मूला हो गया 8 हो गया, और 10 के पावर माइनस 12 हम लोग का 11, देखिए माइनस 12 और प्लस 11 करेंगे तो हम लोग का 10 के पावर माइनस 1 होगा। 10 के पावर माइनस 1 को हम लोग बाटा में ला के 10 लिख देंगे, तो यहाँ से u का जो फॉर्मूला होगा वह 0.8 हम लोग का होगा, और हम लोग यहाँ से जूल लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन में जो आप लोग का हम लोग का पूछा था, यदि इसका आंसर आप लोग का 0.8 आया है तो आप लोग सही है, और यदि आप लोग ऐसे बना देते हैं ना तो 2 का 2 नंबर मिलेगा, समझ गए ना, 1 को नंबर। और आप लोग सोचते हैं कि यदि आप लोग सब्जेक्टिव में 10 गो आप लोग न्यूमेरिकल ही बना देते हैं तो आपका 10 में मिल जाएगा 20 नंबर। सोच रहे हैं 20 नंबर आप लोग का यहाँ से मिल गया, फिर आप लोग का 35 नंबर ऑब्जेक्टिव से मिल गया, फिर मानते हैं कि 25 नंबर आप लोग का मिल गया अथी से प्रैक्टिकल से, तो 35 और 25 हम लोग का 60 हो गया, 20 यहीं से 80, और मतलब 5 नंबर ये छोड़ दीजिए, और 5 नंबर ये नहीं हुआ है, खाली इतने से 80 आ गया। 5 नंबर ये 2 को बना देते हैं तो ठीक जाएगा 90। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग बस न्यूमेरिकल को टच करने से फ़ायदा यही होता है कि आपका नंबर नहीं कटेगा, आपका नंबर फुल मिलने वाला है। अब यहाँ देखिएगा 6 नंबर सवाल है कि यदि 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध हम लोग का 16 ओम है। यदि इन्हीं 2 प्रतिरोधों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध हम लोग का 3 ओम है। तो अलग अलग प्रतिरोध कितना है, समझ गए। अब यहाँ देखिएगा आप लोग को हम सिखाते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना है कि 2 गो प्रतिरोध है, तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिएगा माना कि 2 प्रतिरोध, देखिए हम 2 प्रतिरोध को कैसे मानेंगे। हम लोग यहाँ से R1 को जो है ना वह x मान लेते हैं, और ओकरा बाद हम लोग R2 को y मान लेते हैं। क्या कोई दिक्कत है? हम लोग का 2 गो प्रतिरोध है तो 2 गो प्रतिरोध को हम लोग R1 और R2 मानेंगे, लेकिन R1 R2 को इक्वेशन में लिखने से ज़्यादा हम लोग को टफ हो जाएगा। तो हम क्या किए, R1 को x मान लिए और R2 को y मान लिए, तो R1 का x R2 का हम लोग का y हो गया। अब यहाँ देखिएगा जो क्वेश्चन में बोला गया है वो काम हम लोग अब करने के लिए चालू करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो हम लोग का रिजल्ट मतलब परिणामी जो होता है 16 ओम मिलता है। यानी आप लोग का यहाँ देखिएगा x प्लस y श्रेणी क्रम में ही नहीं होता है, हम लोग जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में ऐड होता है, सिंपल तरीका से होता है। x प्लस y करेंगे तो हमारा यहाँ से 16 ओम हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 कर देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिएगा x प्लस वाई का वैल्यू 16 ओम हो गया। अब बोला गया कि यदि हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमारा कितना मिलता है, 3 ओम मिलता है। तो पैरेलल में देखिएगा यहाँ हम लिख देते हैं श्रेणी क्रम के लिए। आप लोग एकदम आराम से बनाना है, न्यूमेरिकल में भी ऐसा बनाना है ना कि ससुरा एको नंबर ना कटे, एकदम आराम का पूरा नंबर मिल जाए। अब यहाँ देखिएगा कि आप लोग का हो गया समांतर क्रम। समांतर क्रम का कहानी क्या होता है कि 1/x प्लस 1/y, यहाँ पर हम लोग का 1/3 हो जाएगा। याद रखिएगा हम लोग का जो CP होता है ना 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/3 कर देंगे, यह हो गया। अब देखिएगा मेरे प्यारे साथियों क्या करेंगे, हम लोग इधर का एलसीएम करते हैं। तो इधर का एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, और इधर हम लोग का x प्लस का y हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 3 हो गया ना।
तो सॉरी यहाँ पर 1/3 है। यहाँ पर जब हम लोग का 1/3 हो गया तो अब देखिएगा x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग का समीकरण 1 में कितना है 16, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 16। तो देखिएगा 16 बाटा में हो गया x वाई हो गया, और यहाँ पर हमारा 1/3 हो गया। 3 को एकरा में गुना करेंगे तो हमारा x वाई का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 48 आ गया। एकरा के समीकरण 2 कर देते हैं, देख रहे हैं ना, यह हमारा समीकरण 2 हो गया। यानी x प्लस वाई का वैल्यू 16 है और एक्स वाई का वैल्यू 48 है। और यदि आप लोग मैट्रिक पास करके आए हैं, बढ़िया से आप लोग मैथ पढ़े होंगे, तो आप लोग ऐसे ही इक्वेशन को सॉल्व करने आता होगा। ये कि x प्लस वाई बराबर 16 है और एक्स वाई बराबर 48 है, तो आप लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए ना, क्योंकि 10th में आप लोग को इस विधि को अच्छे से पढ़ना है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। अब देखिएगा आप लोग नहीं पढ़ के आए हैं या पढ़ के आए हैं, हमारा तो काम है बताना। अब देखिएगा हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप लोग का यहाँ से, ठीक है ना, x प्लस वाई का वैल्यू 16 है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ से x चाहे y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में बोला गया है कि आप लोग का x प्लस वाई बराबर यहाँ से क्या है 16 है, तो यहाँ से x का जो वैल्यू हो जाएगा वह हमारा 16 माइनस का y हो जाएगा ना, और यह x का वैल्यू हम लोग ला के करा में रख देंगे। तो अब यहाँ देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में, समझ गए ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समझ गए ना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिएगा हम यहाँ पर रख देते हैं 16 माइनस का y, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर y हो गया बराबर हम लोग का यहाँ पर 48 हो गया। गुना करेंगे तो हमारा 16y हो गया माइनस के y स्क्वायर हो गया बराबर के 48 हो गया। अब देखिए ये दोनों को उठा के इन्हें ला दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 16y प्लस के हो गया 48 बराबर 0। अब यह आपको द्विघात समीकरण आ गया, एक सॉल्व करना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना हार्ड है, हार्ड नहीं, कुछ नहीं बाबू, समझाने में टाइम लग रहा है, वरना बनाने के लिए जानते हैं 2 मिनट काफ़ी है क्वेश्चन हुआ, समझ गए ना। बस आप लोग को अच्छे से समझा रहे हैं कि प्रतिस्थापन है, इसको 1 मानिए 2 मानिए, लेकिन जब बनाने पर आएंगे ना तो ना समझाना है ना बोलना है, बस खटा खटा क्या करना है, बनाना है। तो बनाने के लिए 2 मिनट सवाल काफ़ी है। अब यहाँ देखिएगा इसको हम लोग बनाएंगे तो इसको सबसे पहले तोड़ते हैं। तो हम लोग 48 को क्या करेंगे 12 और 4 में तोड़ेंगे, तो माइनस का 12y माइनस का 4y प्लस का यहाँ पर 48 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। दोनों में से y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस के 4 कॉमन लेंगे करा में तो हमारा y माइनस का 12 हो जाएगा। अब इसको कर देंगे 0 बराबर। अब यहाँ देखिएगा y माइनस 12 बराबर 0 होगा, तो यहाँ पर y का वैल्यू हमारा 12 आ गया। और यहाँ हम लोग y माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ पर हमारा y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। यानी y का वैल्यू 12 है, y का वैल्यू 4 है। यदि y का वैल्यू 12 है, ध्यान से देखिएगा, यदि y का वैल्यू 12 है तो इस y का वैल्यू 12 हम यहाँ रखते हैं। देखिएगा यह y का वैल्यू 12 है, यदि y का वैल्यू 12 हम यहाँ पर रखते हैं तो x कितना आएगा, तो हम लोग का x आ जाएगा 4। और यहाँ पर y बराबर 4 यहाँ पर रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा। और यहाँ पर आप लोग को ओम चिपका देना है, समझ गए ना, और बस आप लोग का आंसर हो गया, समझ गए ना। 2 प्रतिरोध होगा, जो 2 प्रतिरोध जो हम लोग का 2 प्रतिरोध का नाम पूछा है ना, या तो वह 12-4 होगा ना तो 4-12 होगा, समझ गए ना, यही लेकिन दोनों होगा। तो बन गया आप लोगों का 6 हो गया। 7 नंबर देखिएगा, आप लोग की स्क्रीन पर एगो सवाल है, बोला गया है कि आप लोगों को एगो प्रतिवर्ती धारा का समीकरण दिया गया है। इसमें धारा की आवृत्ति, शिखर मान और हम लोग को माध्य मूल मान निकालना है। और आप लोग को ये सवाल 2 नंबर में पूछा है, लेकिन ये सवाल हम कहिए, समझ गए ना, कहिए आप लोग को 3-4 महीना पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ही सॉल्व करवा चुके हैं कि आप लोग इस सवाल को कैसे बनाएंगे। देखिएगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है ना उसको लिखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को दिया गया है I बराबर, देखिएगा यहाँ पर दिया गया है बाबू 20 ओम दिया गया है, और ओकरा बाद यहाँ पर सॉरी 20 ओम नहीं है बाबू, 20 है सिर्फ। और यहाँ पर हम लोग का साइन है, और यहाँ पर हम लोग का 200, और उसके बाद यहाँ पर पाई है और टी है। यह है ना आप लोगों को धारा का मेन स्टैंडर्ड एगो इक्वेशन होता है, समझ गए, उसको हम बताए थे। जैसे देखिएगा कि हम यहाँ लिखेंगे कि I बराबर जो हम लोग का समीकरण होता है वह होता है I0, फिर उसके बाद साइन होता है, उसके बाद ओमेगा होता है और टी होता है, यह होता है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करके सारा वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा हम लोग का यहाँ पर I0 है,
और यहाँ पर हम लोगों का 20 है। तो यहाँ पर करेंगे, इसलिए यहाँ साफ लिख देंगे। देखिएगा, तुलना करने पर जब हम लोग तुलना करने पर आ जाएंगे तो यहाँ से हम लोग का आई नॉट का जो वैल्यू होगा वह आप लोगों का 20 एम्पियर हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि धारा है तो हम लोग एम्पियर लगा देंगे। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है वर्ग माध्य मूलमान। तो हम लोग का आई आरएमएस का वैल्यू क्या होता है, आप लोग को याद है? आई आरएमएस का वैल्यू होता है आई नॉट बाटा में हम लोग का √2 होता है। तो अब यहाँ देखिएगा, हम लोग का आई जो आरएमएस होगा वह आई नॉट है। तो आई नॉट का वैल्यू यहाँ से 20 है और यहाँ से √2 लगा देते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देते हैं। जब परिमेयकरण करेंगे तो देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा 20 √2 बाटा में 2 हो जाएगा, 2 से 20 कटेगा 10 बार में। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का 10 √2 हो जाएगा। यह हम लोग का शिखर मान निकल चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, आवृत्ति निकालना है। समझ गए ना? तो देखिएगा, यहाँ पर टी है, देखिए यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर ओमेगा है तो यहाँ पर कितना है, 200 पाई है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ओमेगा बराबर कितना दिया गया है बाबू, तो यहाँ पर 200 पाई दिया गया है। ओमेगा का जो वैल्यू होता है ना वह 2 पाई n होता है, और यहाँ पर हमारा 200 पाई हो गया। पाई से पाई गया, 2 से 200 गया 100 बार में, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कितना आराम से निकल गया। मतलब 3 गो न्यूमेरिकल था, कोनो ज़्यादा हार्ड नहीं था। लेकिन एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है ना तो आफरा तफरी मच जाता है कि न्यूमेरिकल आ गया, बिहार बोर्ड फेल करेगा, हम लोग का लाइफ बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल बनाने आता है ना तो मजे है। समझ गए ना? कि नंबर नहीं कटेगा और आप लोग भी खुश। समझ गए ना कि एकदम भाई एकदम करेक्ट आंसर आ गया भाई, नंबर पूरा का पूरा हम लोग का मिलेगा। न्यूमेरिकल आने का मतलब है कि फिजिक्स नहीं मैथ हो गया। अब मैथ में वो पूरा नंबर, और सही फिजिक्स में पूरा नंबर मिलेगा। यह हम लोग का 7 हो गया। 8 नंबर देखिएगा कि आप लोग 2 पतले उत्तल लेंस दिया गया है जिनका हम लोग का क्षमता जो है ना पावर 5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर हम लोग का दिया गया है, और एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो बताना है कि लेंस युग्मी की हमारा फोकस दूरी और क्षमता हम लोग को निकालना है कि क्या होगा। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब 2 गो लेंस हम लोग का एक दूसरे पर रखा जाता है, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे से रखा जाता है, मतलब भिड़ी है, तो जो फोकस दूरी निकालने का वो फार्मूला होता है वह क्या होता है, देखिएगा आप लोग को याद होगा। देखिएगा, हम लोग का फार्मूला होता है 1/f। समझ गए ना? 1/f बराबर आप लोग का 1/f1, ओकर बाद हम लोग का 1/f2, अब माइनस का यहाँ से d बाटा में यहाँ से f1 इंटू का f2 होता है, आप लोगों को याद होगा। अब यहाँ देखिएगा बाबू, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1/f हमारा p हो गया। समझ गए ना? और 1/f1 को हम लोग यहाँ से p1 लिखते हैं, 1/f2 को हम लोग p2 लिखते हैं। ओकर बाद देखिएगा कि यहाँ पर d हो गया, 1/f1 हमारा p1 बनेगा, 1/f2 हमारा p2 बनेगा। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग कि हम लोग को डायोप्टर दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो हमारा क्या होगा। अब देखिए क्या करेंगे, जो हमारा दूरी दिया गया है ना इसको हम लोग हो सके तो मीटर में भी चेंज कर देंगे। समझ गए ना? क्या करेंगे, मीटर में भी चेंज कर देंगे। या तो हम लोग सेंटीमीटर में तो हम लोग रख नहीं सकते हैं क्योंकि मीटर में हम लोग को चेंज करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिएगा 20 सेंटीमीटर को याद रखिएगा, यहाँ 20 सेंटीमीटर हम लोग को दिया गया है, और यदि हम लोग इसको मीटर में चेंज करें तो 20 × 5 = 100, यानी हम लोग का 1/5 मीटर हम लोग का होगा। समझ गए ना? 1/5 मीटर। तो अब यहाँ देखिए P1 का जो वैल्यू है बाबू, देखिएगा कि P1 का वैल्यू हमारा 5 डायोप्टर है। ओकर बाद आप लोग का P2 का वैल्यू 2 डायोप्टर है। ओकर बाद हम लोग का 1/, देखिएगा D का वैल्यू यहाँ पर 5 है ना, D का वैल्यू 1/5 है। P1 का वैल्यू हमारा 5 गुना का 2 है, तो 5 से 5 खत्म। तो यहाँ देखिए हम लोग का 5 × 2 = 7, 7 में से 2 गया 5, यानी हम लोग का 5 डायोप्टर हम लोग का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिएगा कि हम लोगों से फोकस पूछा है, तो फोकस के लिए F बराबर क्या होता है, 1/p होता है। यहाँ पर 1/ हम लोग 5 रखेंगे, तो 1/5 करेंगे तो 0.2 मीटर होगा, और यदि हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग का यहाँ से 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यह आप लोग का पूरा राइट आंसर हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। बोला गया है कि आपका N टाइप और P टाइप के अर्धचालक में अंतर बताना है कि आपका N टाइप और P टाइप का अर्धचालक कैसा होता है। देखिए एन टाइप में क्या होता है पहले आप लोग समझिए। हम लोग के अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, एगो पी टाइप और एगो होता है एन टाइप।
पी टाइप में क्या होता है, ये होल होता है, मतलब छेद, ठीक है ना, आप लोग होल बोलिए, समझ गए ना, होल ज़्यादा होता है। और एन टाइप में होल बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, समझ गए ना। जैसे आप लोग समझिए एक घर है, घर का छत है, एक घर के छत है जो नाम है होल, आप लोग छेद बोलते हैं, ज़्यादा है। हाँ, एगो ऐसा घर है जिसके घर में छत में होल बहुत कम है। तो जिसके घर के छत में होल ज़्यादा है, समझ ना, बिल ज़्यादा है, हम लोग का होल ज़्यादा है उसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलेंगे पी टाइप। और जो नाम है होल बहुत कम है, हम लोग उसको बोलेंगे एन टाइप। और पी टाइप में आपका होल ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन कम होता है। एन टाइप में हम लोग का होल कम होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि पी टाइप को बनाने के लिए हम लोग अर्धचालक में वर्ग 13 के तत्वों को मिलाते हैं, और एन टाइप बनाने के लिए अर्धचालक में वर्ग 15 के तत्वों को मिलाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पी टाइप में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हम लोग के एन टाइप में 5 संयोजी हम लोग के होते हैं। यही आप लोग का यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। सारा चीज़ हम अपने मन से यहाँ पर बता दिए हैं। अब यहाँ देखिए आगे चलते हैं। बोला गया है कि मॉडुलन को परिभाषित करिए और इसके प्रकारों को लिखिए। मतलब जो होता है मॉडुलन, वह क्या होता है, देखिए, वाहक सिग्नल में सूचना जोड़कर डेटा को तरंगों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम लोग मॉडुलन कहते हैं। यानी देखिए, मॉडुलन कहने का मतलब अर्थ है कि देखिएगा, जैसे हम लोग गाड़ी में सामान लाद के ट्रक पे हम लोग भेजते हैं तो ये दिखता है, लेकिन डाटा थोड़े दिखता है। जैसे मान लीजिए बाबू कि आपके मोबाइल में डाटा है, समझ गए ना, और आप अपने मोबाइल से डाटा किसी दूसरे मोबाइल में डाटा भेज रहे हैं, वो दिखता थोड़े है कि हाँ हाई फोटो आ गया, हाई फोटो वैसे जा रहा है, ये थोड़े दिखता है। डाटा हम लोग नहीं देखते। जैसे हम लोग का एमबी बोलते हैं ना कि एमबी मेरे प्यारे बच्चों भी इतना है, क्या एमबी आप लोग को दिखता है कि हाँ एमबी कैसा होता है, नहीं दिखता है। वही बात आप लोगों का यहाँ पर है कि मॉडुलन जो होता है ना, यह आपका वाहक सिग्नल में क्या करेगा ना, वाहक मतलब जो हम लोग का मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग दिल्ली बनारस का जो गाड़ी होता है, तो यह मान लीजिए कि हम लोग का वाहक तरंग हो गया, समझ गए ना, क्या हो गया, जो हमारे यहाँ से सिटी से जो गाड़ी दिल्ली बम्बे बनारस जो भी जाता है, हम लोग इसको मान लेते हैं वाहक, समझ गए ना, क्या हो गया, वाहक है। और इसी मान लीजिए कि ट्रेन में हम लोग क्या करते हैं कि अपना हम लोग सामान, अपना इंपॉर्टेंट चीज़, समझ गए ना, हम लोग यहाँ पर उसमें पैक करके हम लोग भेज देते हैं। तो यह सब पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मॉडुलन। अब वही हम लोग का काम डाटा में होता है कि जो हमारा वाहक सिग्नल होता है, इसमें हम लोग सूचना जोड़कर डेटा को तरंग में क्या करेंगे, बदल देंगे, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या कहलाएगा बाबू, आप लोग का मॉडुलन हमारा कहलाता है। और यह एक ऐसा तकनीक है, मतलब सिस्टम है कि जो उच्च आवृत्ति के सिग्नल पर आरोपित सिग्नल के रूप में जानकारी भेजी जाती है। मॉड्यूलेशन की मदद से संदेश सिग्नल को वाहक सिग्नल की मदद से प्रेषित हम लोग कर सकते हैं, इसे मॉडुलन हम लोग कहते हैं। मॉडुलन का काम है बस इतना, सिंपल सा बात याद रखेगा। यहाँ पर आपका मेन लाइन में ही लिख दें कि जो मॉडुलन होता है वह क्या होता है। मॉडुलन होता है कि वाहक तरंग में सूचना इंफॉर्मेशन जोड़कर भेजने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है बाबू, मॉडुलन हमारा कहलाता है। और यह जो आप लोग का मॉडुलन होता है यह कुछ टाइप का होता है। इससे हमारा आयाम मॉडुलन हो गया, कला मॉडुलन हो गया, आवृत्ति मॉडुलन हो गया। सामान भेजने का भी कई गो तरीका है, पानी के जरिए, ठीक है ना, फिर हमारा ज़मीन पर, फिर हवा के द्वारा, समझ गए ना। तो ये हम लोग का सब प्रोसेस है, समझ गए ना, कि आप कैसे भेज रहे हैं। तो वही आपका यहाँ पर है कि हम लोग का आयाम, कला और आवृत्ति यहाँ पर हो गया। अब यहाँ देखिएगा आगे चलते हैं। यहाँ बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता को किसे कहते हैं। देखिएगा जैसे ठंडा का मौसम आ रहा है, ठंडा लगता है, तो आप लोग आग तो क्या करते हैं, आप लोग जो गर्मी होता है आप लोग उसे लेते हैं। लेकिन देखिएगा आप लोग आग के पास जितना सटिएगा आपको गर्मी उतना ज़्यादा लगेगा, और आग से जितना दूर रहिएगा आपको गर्मी उतना कम लगेगा। वही आपका होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मान लीजिए कोई आपका यहाँ पर एगो आवेश है, ठीक है ना, बड़ा चक्का आवेश है, और यह अपना एरिया दिखाएगा ना, यह अपना एगो एरिया रखेगा यहाँ पर, से आग जलेगा तो आग का अपना एरिया होता है। ऐसा थोड़े है कि आपका घरे आग जल रहा है तो आप घर से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर हैं तो आपको उसका तीव्रता महसूस होगा, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का अपना एरिया होता है। तो जो यहाँ पर आवेश है, मान लेते हैं कि उसका अपना एगो एरिया है। यदि इस एरिया में हम जितने इस आवेश के नज़दीक जाएंगे उतने ज़्यादा हम लोग को बल लगेगा, और वही हमारा होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, समझ गए ना। यानी आप आग के पास जितना सटिएगा, जितना गर्मी महसूस होगा, वही आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। अब यहाँ देखिएगा फिजिक्स में समझ लेते हैं क्या बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, ठीक है ना, एकांक बल में
एकांक आवेश मतलब जितना बल को अनुभव करेगा उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसे देखिएगा ई बराबर हम लोग का एफ बटा क्यू हो गया, यह फार्मूला होता है। अब यह फार्मूला के हिसाब से यदि हम लोग यहाँ पर आवेश का वैल्यू 1 कर देते हैं, यानी आवेश का वैल्यू 1 करने से जो यहाँ पर बल लग रहा है यही बल आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। तो परिभाषा सारे भाई बहन को याद होना चाहिए कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर किसी बिंदु पर जितना बल का वह अनुभव करता है उस बिंदु का हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम लोग कहते हैं। यह आप लोगों को याद हो गया, फॉर्मूला हो गया, मात्रा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब यहाँ आगे चलते हैं, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें। फ्लक्स क्या होता है, जैसे देखिएगा कि मान लीजिए कोई आपको गोली मार रहा है, समझ गए ना, मान लीजिए कोई आपको गोली मार रहा है और आप अपने बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि आप अपने आगे कोई धातु का मोटा प्लेट आप लोग रखे हैं, तो जितना बंदूक का गोली है आपको जो रोकने वाला सतह है उस पर जितना टच करेगा वह आपका फ्लक्स होगा, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए किसी आदमी पर कोई गोली चलाता है, समझ गए ना, और वह बुलेट प्रूफ पहना है जैकेट, तो बुलेट प्रूफ जैकेट पर जितना गोली लगेगा वह आपका गोलियों की संख्या, ठीक है ना, गोलियों की संख्या, जितना गोली आपका बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगेगा वो गोली की संख्या आपका विद्युत फ्लक्स होता है। वैसे ही आप लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जितना सतह से गुजर जाए और जितना संख्या में गुजरेगा वह संख्या हमारा फ्लक्स होता है, समझ गए ना। तो फ्लक्स कोई पूछेगा फ्लक्स क्या होता है, बोलिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या है। अब यह कैसी संख्या है, मतलब यह जितना सतह से गुजरा होगा वही हमारा संख्या होगा, समझ गए ना। जैसे आप लोग देखिएगा कि कोई स्टूडेंट पढ़ लिख के जॉब लेता है, कोई डायरेक्ट घूस पर ले लेता है, समझ गए ना। तो जितना पढ़ लिख के जॉब लिया है आप लोग उसको अच्छा, आप लोग विद्यार्थी अच्छा आप लोग स्टूडेंट मान सकते हैं। वही आप लोग का यहाँ पर तुलना करना है कि मान लीजिए कोई आपका एगो सतह हो गया, समझ गए ना, इस सतह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से गुजरेगा, जितना गुजरेगा बाबू, समझ, मतलब यह देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि बाबू लोग यह हमारा सतह हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आया, यहाँ से गुजर गया, यहाँ 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 से आया, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया। तो हमारा फ्लक्स जो होगा बाबू लोग ना, हमारा फ्लक्स आपका ये वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। हमारा जो फ्लक्स होगा ये और ये नहीं होगा, क्योंकि यह सतह से नहीं गुजर रहा है। फ्लक्स वही होता है जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतह से गुजरेगा। जैसे हमारा ये वाला होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, हमारा यही फ्लक्स होगा, बाकी ये वाला हमारा नहीं होगा। वही आपका यहाँ लिखा गया है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, देखिए यहाँ लिखा है ना, संख्या को यहाँ साफ लिख दें, संख्या को विद्युत फ्लक्स हम लोग कहते हैं। अब यह तो हो गया हमारा मेन लॉजिक जो कॉन्सेप्ट कहता है। अब फार्मूला के हिसाब से हम लिखे नीचे कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता तथा समतल सदिश क्षेत्रफल के बीच अदिश गुणनफल को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसे फाई से हम लोग सूचित करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर जो फाई बराबर फार्मूला हो गया, यह आप लोग का हो गया बाबू ई और डॉट का यहाँ पर डी ए हो गया। तो यह आप लोग का विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो गया जो कि आप लोग को याद रखना है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, बोला गया है देखिएगा 13 नंबर, प्रकाश के लिए हाइगेंस तरंग का सिद्धांत लिखना है। देखिए क्या है कि हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत के मुताबिक, समझ गए ना, प्रकाश तरंगे के रूप में चलता है, ठीक ना। देखिए जो हाइगेंस एगो वैज्ञानिक का नाम था, वह नियम क्या दिया ना, जो प्रकाश होता है ना एगो तरंग के रूप में चलता है, मतलब एगो वेव होता है। तो प्रकाश एगो तरंग के रूप में चलता है और प्रकाश स्रोत प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करता है जो सभी दिशाओं में फैलता है, और इसे ही हम लोग प्रकाश के हाइगेंस का सिद्धांत हम लोग कहते हैं। मतलब देखिए हाइगेंस वैज्ञानिक ने यह खोजा कि जो प्रकाश होता है ना, यह हम लोग का एगो वेव की तरह क्या करता है, गति करता है, और यह क्या होता है, सभी दिशाओं में गमन करता है। इसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश के लिए हाइगेंस का सिद्धांत हम लोग कहते हैं। अब यहाँ देखिएगा आगे चलते हैं, बोला गया है कि विद्युतीय परिपथ में किरचॉफ के नियमों को लिखें। अब किरचॉफ भी वैज्ञानिक का ही नाम था। जितना आप लोग किरचॉफ का, फ्लक्स का, न्यूटन का, समझ गए ना, जितना सुनते हैं सब वैज्ञानिक का ही नाम था हमारा। अब यहाँ देखिए किरचॉफ का जो नियम होता है वह क्या है कि जो किरचॉफ वैज्ञानिक थे वह दो गो नियम दिए। पहला नियम यह दिए कि किसी एक बिंदु पर आने वाली समस्त धारा और जाने वाली समस्त धारा बराबर होती है, मतलब बीच में कोई लॉस नहीं होता है, समझ गए ना, बीच में कोई लॉस होने वाली बात नहीं है। मतलब एक बिंदु पर जितना धारा आएगा उतने धारा बाहर निकलेगा। यह किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है। दूसरा का लॉ यह होता है कि आप लोग किसी एक बिंदु पर, मान लीजिए एगो बंद परिपथ है और उसमें धारा प्रवाह हो रहा है,
तो उसमें विभवों का जितना परिवर्तन होता है सब आप लोग का टोटल शून्य के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए पहला बोला गया है किसी शाखा बिंदु मतलब जो ब्रांच पॉइंट होता है मतलब जहाँ पर सब आके मिलता है, जिसे हम लोग संधि पॉइंट भी हम लोग कहते हैं, पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो हम लोग का योग होता है यह आप लोग का शून्य होता है और यह आप लोग का आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में दो सवाल बनता है कि सभी धाराओं का योग शून्य होता है, किरचॉफ का कौन सा नियम है, पहला। फिर उसके बाद किरचॉफ का पहला लॉ किस पर आधारित होता है, तो आप लोग का आवेश वाला पे रहता है आधारित। फिर आते हैं दूसरका पे, देखिएगा बोला गया है कि किसी बंद परिपथ में, याद रखिएगा जो दूसरका नियम होता है ना, दूसरका नियम के लिए जो सबसे पहले नियम आपको लगाना है तो वह हम लोग का परिपथ जो होगा ना बाबू, वह परिपथ हम लोग का बंद होना चाहिए। जब परिपथ बंद होगा तो उसे हम लोग लूप कहेंगे और उसमें विभवों का परिवर्तन बीजीय योग के बराबर शून्य होता है, मतलब टोटल विभव का परिवर्तन उसमें शून्य होता है। और यह जो आप लोग का नियम है ऊर्जा पर आधारित रहता है, आप लोग को याद रखना है। यहाँ हो गया। अब देखिए आज की क्लास में आप लोग को यहाँ से 14 प्रश्न हम लोग किए हैं जो आप लोग के लिए फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है वीवीआई है। तो आप लोग यहाँ से बताएंगे जो 14 प्रश्न आप लोगों को यहाँ से बताए हैं सिखाए हैं आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिव्यू आप लोगों को ज़रूर देना है और आप लोगों को जो कॉपी बना रहे हैं ना नोट्स वाला उसको तैयार करना है और उसी को आप लोगों को बार बार रिवाइज करना है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए और क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करना है। जय हिंद।